नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। चीन से जारी गतिरोध के बीच भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर M777 अल्ट्रालाइट हॉवित्जर तोपों की तैनाती की है। आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सकने वाली M777 तोप 1 मिनट में 7 गोले दागने की ताकत रखती है। दुश्मन 40 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, एक्सकैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन की मदद से अचूक निशाना लगाकर उसके परखच्चे उड़ाए जा सकते हैं। जब जब हिंदुस्तान के तोप गरजे, दुश्मन की धरती पर तबाही पसर गई। जब जब देश की हिफाजत का सवाल उठा, तब तब हिंद के रक्षक रणभूमि में महाबली की तरह दुश्मनों पर टूट पड़े। चाहे सीज फायर का गुनाह हो या फिर घुसपैठ की साजिश, हर चुनौती पर हिंद की आर्टिलरी पावर का लोहा दुनिया ने माना। हिंदुस्तान की आर्टिलरी पावर का सामना करना ताकतवर से ताकतवर देशों के लिए आसान नहीं, खासकर तब जब देश की आर्टिलरी पावर की कमान हिंद के जाबाजों के हाथ में दे दी गई हो। खबर है कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर बड़ी तादाद में M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों को तैनात कर दिया है, जिससे फॉरवर्ड पोजीशन पर आर्टिलरी फायर पावर में काफी इजाफा हुआ है। हॉवित्जर M777 की विध्वंसकारी ताकत ही कुछ ऐसी है कि इसकी राह में आने की हिमाकत कोई नहीं करता। बर्फीली रणभूमि हो या फिर रेतीली धरती, पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियां हो या फिर मजबूत से मजबूत बंकर, दुश्मन चाहे जिस भी मान में छिपाओ, हॉवित्जर M777 के हमले के आगे टिक नहीं सकता। ये एक हाउजर है जो कि हाई एंगल से फायर किया जा सकता है। ये एक लाइट वेट है। ये हमने अमेरिका से लिए हैं और इसको जो भारत में ही महिंद्रा डिफेंस बना रहे हैं और इसके आने से भारत में जो शक्ति है आर्टिलरी पावर की वो बड़ी है। इसकी 3-4 बड़ी खुसूसियत हैं। एक तो ये लाइट वेट है, इसको जो चिनूक हेलीकॉप्टर है एक वैली से दूसरी वैली ले जाया जा सकता है और पहाड़ी के इलाकों में इसका जो इस्तेमाल बड़ा आसान है और इसको रोड की जरूरत नहीं। ये हेलीकॉप्टर के जरिए भी ये एक वैली से दूसरी वैली में ले जाया जा सकता है। भारत के पास करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC है, जिस पर भारतीय सेना सभी जरूरी और रणनीतिक पोजीशन पर तैनात है। अब अरुणाचल में M777 हॉवित्जर तोप की तैनाती दुश्मन की साजिशों के परखच्चे उड़ाने के लिए तैनात हो चुकी है। भारत ने इसको लद्दाख के अंदर डिप्लॉय किया था और ये बहुत ही सक्सेसफुल था। फायरिंग में भी इसने कारगर फायर है, इसकी रेंज भी 40 किलोमीटर के करीब है और अब भारत इसको अरुणाचल प्रदेश में भी डिप्लॉय कर रहा है और इससे क्या है कि भारत की जो शक्ति है फायर पावर की वो बढ़ रही है और इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हाई एंगल है कि पहाड़ी के पीछे भी ये फायर कर सकता है और इसकी जो रेंज है वो भी 40 किलोमीटर है और इसका रैपिड रेट ऑफ फायर है। तो ऐसे में इसको हमें अरुणाचल में डिप्लॉय करने से अरुणाचल प्रदेश के अंदर डिफेंसिव कैपेबिलिटी बहुत बढ़ेगी, यही नहीं ऑफेंसिव ताकत भी भारत की बढ़ेगी। आज हिंदुस्तान की सरहद पर चीन और पाकिस्तान किसी भी तरह की गुस्ताखी करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने गुस्ताखी की तो हिंद की तोप शक्ति उन्हें भस्म करने में जरा भी देर नहीं करेगी। भारत को 2 मोर्चों पर चुनौती मिलती रहती है। एक तरफ पाकिस्तान है जो आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, वहीं दूसरी ओर चीन की विस्तारवाद नीति है
जो भारत समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बनी हुई है। इसी खतरे से निपटने के लिए भारत की रक्षा तैयारियों को धार दी जा रही है। M777 होवित्जर का वजन करीब 4 टन है। वजन कम करने के लिए इन्हें टाइटेनियम से बनाया गया है। हल्का वजन होने की वजह से M777 तोप को हेलीकॉप्टर और सर्विस एयरक्राफ्ट से भी लाया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में दुश्मन की धज्जियां उड़ाने में सक्षम माने जाते हैं। सेना अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी तोप या आर्टिलरी नहीं ले जा सकती है। पहाड़ी रास्ते खतरनाक है, लिहाजा M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर को LAC की हिफाजत के लिए लाया गया है। ये एक रिमोट एरिया में भी ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इसको ले जाना बड़ा आसान है, बनिस्बत दूसरी गनों को जिनको वो कैरी नहीं कर सकते या उनको रोड चाहिए, और वो भी बड़ी रोड। तो ये सच्चाई है कि M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर एक आधुनिक जो गन है, आरटी गन, और ये एक ऐसी गन है, ये लाइट वेट है, इसको हेलीकॉप्टर की मदद से एक वैली से दूसरी वैली ले जाया जा सकता है, इसको रोड की जरूरत नहीं है। भारत और चीन का ज्यादातर इलाका पहाड़ी है और M777 होवित्जर पहाड़ी इलाकों के लिए ज्यादा मुफीद माना जाता है। पड़ोसी देश चीन के साथ संबंधों में बड़ी कड़वाहट को देखते हुए सेना चीनी सीमा पर अलर्ट मोड में रहती है। कुछ समय पहले दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाथापाई हुई थी। लद्दाख में अतिक्रमण की कोशिशें हुई, जिसे देखते हुए भारत ने अपनी तैयारी को और धारदार बनाना शुरू कर दिया है। M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप को चलाने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। ये तोप 1 मिनट में 7 गोले दागने में सक्षम है। M777 करीब 40 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के परखचे उड़ाने की ताकत रखती है। इसका एक्स कैलिबर एम्यूनिशन GPS सिस्टम से लैस है, जिसकी मदद से 40 किलोमीटर तक के टारगेट को पूरी एक्यूरेसी से भेजा जा सकता है। दिसंबर 2019 में ही पोखरण में पहली बार एक्स कैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन ट्रायल हुआ था। तब होवित्जर तोप और एक्स कैलिबर आर्टिलरी एम्यूनिशन के डेडली कॉम्बिनेशन की ताकत को पहली बार पोखरण में देखा गया। एक्स कैलिबर एम्यूनिशन का परीक्षण M777 होवित्जर से किया गया था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इमरजेंसी अधिकारों के तहत एक्स कैलिबर एम्यूनिशन की खरीद की गई। GPS सिस्टम से लैस ये गोला बारूद दुश्मनों के लिए काल की तरह है। भारतीय सेना चीन से लगे अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर नए M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों की तैनाती शुरू कर चुकी है। ये तोप दुश्मन के खिलाफ तेज और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। जंग के मैदान में आर्टिलरी की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। आर्टिलरी दुश्मन के मजबूत से मजबूत अड्डे को बमबारी में कमजोर कर सकती है। माना जाता है कि आर्टिलरी गन की दुनिया में M777 होवित्जर तोप का जवाब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीलगिरी क्लास के तीसरे स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी की लॉन्चिंग के साथ ही समंदर में इंडियन नेवल पावर की ताकत और ज्यादा इसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। स्टेल्थ तकनीक से लैस INS तारागिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया जा रहा है, जो न सिर्फ दुश्मन की आंखों से ओझल होने की ताकत रखेगा, बल्कि ऐसे ऐसे विध्वंसक हथियारों का जखीरा भी साथ लेकर चलेगा, जो मिनटों में ताकतवर से ताकतवर दुश्मन को खाक में मिला देंगे। लहरों पर शौर्य और पराक्रम के अटूट गठजोड़ की मिसाल है भारतीय नौसेना। मॉडर्न तकनीक और बेजोड़ ताकत का नाम है इंडियन नेवी। दुश्मन लहरों पर या फिर पाताल में छिपा हो, भारतीय नौसेना के जाबाजों की निगाहों से नहीं बच सकते। टारगेट लॉक और दुश्मन का खेल खल्लास। समंदर में भारतीय नौसेना की दमदार ताकत को देखते हुए दुश्मन हिंदुस्तान की समुद्री सरहद के आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं करता। अब इंडियन नेवी से जुड़ेगा समंदर का एक और शहंशाह, नाम है INS तारागिरी। देशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी के पास ऐसी ऐसी ताकत है, ऐसी ऐसी खासियतें हैं जो उसे लहरों का बाजीगर बनाता है। 3510 टन वजनी INS तारागिरी 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लहरों पर दौड़ सकती है। भारतीय नौसेना के तीसरे स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को
प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। स्वदेशीकरण की कोशिशों से बने आईएनएस तारागिरी की डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। आईएनएस तारागिरी का निर्माण इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी से किया गया है, यानी शिप के हिस्सों का अलग अलग जगहों पर निर्माण हुआ, फिर उसे लाकर एक साथ इंटीग्रेट यानी कि जोड़ दिया गया। स्टेल्थ फ्रिगेट में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि फ्रिगेट को रडार, सोनार और इंफ्रारेड मेथड से बचाया जा सके। स्टेल्थ फ्रिगेट का समुद्र में दुश्मन की ओर से पता लगा पाना मुश्किल होता है, तभी ये छुपकर हमला करने में सक्षम होती है। आईएनएस तारागिरी युद्धपोत पर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए आने वाले वक्त में सतह से हवा में मार करने वाली 32 बारक HER या फिर VLSRSAM की तैनाती हो सकती है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स के साथ 2 RBO 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी मौजूद होंगे, जो दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी हैं। आईएनएस तारागिरी पर 2 HAL ध्रुव या सी किंग MK 42B हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए एनक्लोज्ड हैंगर है, जिसमें 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर छिपाए जा सकते हैं। आगे जो तारागिरी फ्रिगेट है वो 2025 में कमीशन हो जाएगी और वो भारत में बननी है, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट और आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट से। और इससे क्या है कि ये एक स्टेल्थ क्वालिटी की है और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है, 28 नॉट है। इसके बाद आधुनिक हथियार हैं, इसके बाद सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है, सरफेस टू एयर मिसाइल भी है, एंटी शिप मिसाइल भी है और एंटी सबमरीन मिसाइल भी है। तो ये एक हथियारों से लैस और बहुत ही स्पीड वाला जो फ्रिगेट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, इसकी खसूसियत यह है कि इसके अंदर 70% से ज्यादा जो इंडिजिनस कंपोनेंट है। चीन हिंद महासागर में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। रक्षा जानकारों का यह मानना है कि साल 2025 तक चीन साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक काफी ताकतवर बनकर उभरने की कोशिश करेगा, जिससे निपटने के लिए भारत को भी अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ाना होगा। चीन की नेवल पावर को देखते हुए भारत समंदर में ताकतवर योद्धाओं की नई फौज उतारने में जुट गया है। क्योंकि चीन जो है वो अपनी नेवी शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। इसके साथ साथ उसने जो चारों तरफ भारत के अपने पोर्ट ले लिए हैं और घेरने की कोशिश कर रहा है। जिस प्रकार से उसने म्यांमार में कुआकपू आइलैंड और कोको आइलैंड में पोर्ट बनाया है, उसी तरीके से इसने जो चिटागोंग पोर्ट लिया है बांग्लादेश में, हमनटोटा श्रीलंका में, उसके बाद मालदीव में एक आइलैंड पे को वो बना रहा है। उसके बाद जिबूटी में जो ईस्ट अफ्रीका में वो पोर्ट बना लिया, बिल्कुल तैयार है। इसी प्रकार ग्वादार में भी पोर्ट इसका तैयार है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो चीन जो है वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत को अपनी नेवल पावर बढ़ानी है और सो दैट उसका मुकाबला कर पाए। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे दुनिया में भारत की साख और धाक बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना लगातार ताकतवर हो रही है और इसी कड़ी में 8 सितंबर को रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का 6ठा परीक्षण किया गया, जो पूरी तरीके से सफल रहा। QRSAM 4.7 मैक यानी कि 5758 किलोमीटर की रफ्तार से हमला करने में सक्षम मानी जाती है। दुश्मन के रडार को फेल करने की क्षमता रखने वाली QRSAM दुश्मन की मिसाइलों के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स को भी तबाह करने में सक्षम मानी जाती है। करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तीस किलोमीटर तक होगा दुश्मनों पर अचूक प्रहार। हर मौसम में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत है उसके पास। यह है QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका 6ठा परीक्षण सफल रहा। 8 सितंबर को DRDO और इंडियन आर्मी ने सतह से हवा में मार करने वाली QRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
बहुत ही खुशी की बात है, अभी हमने INS विक्रांत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन का, वो भारत ने खुद बनाया है और उसके अंदर कम से कम 75% के करीब जो इंडियन कंपोनेंट है। अब भारत ने 2 डिफेंस कॉरिडोर बना दिए हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में। नॉर्थ में जो है वो यूपी के अंदर है और साउथ के अंदर है वो बेंगलोर के पास है। ज्यादातर डिफेंस की इंडस्ट्री यहाँ लग रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत जो डिफेंस का सामान वो अपने लिए नहीं बनाएगा बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी करेगा। अगर आप देखें तो हो क्या रहा है कि भारत आने वाले समय में हथियार जो है अपने लिए नहीं बनाएगा बल्कि उनको बेच पाएगा, दूसरे देशों को दे पाएगा। और एक इंपोर्ट जिस प्रकार से हम करते थे, इंपोर्ट कंट्री था, अभी हम भारत एक्सपोर्ट कंट्री हो जाएगा कि हम हथियार बेच पाएंगे। नाम से ही पता चलता है कि QRSM दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं देती। इसकी स्पीड और अचूक हमले की क्षमता दुश्मनों को संभलने का मौका नहीं देगी। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के पास करीब 30 किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता है। ये मिसाइल टारगेट तक पहुंचने के दौरान 5,758 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है, जिससे दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सबसे खास बात यह कि QRSM किसी भी मौसम और किसी भी जगह से दागी जा सकती है। दुश्मन इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को ब्रेक नहीं कर सकते। इसमें दुश्मन के रडार को फेल करने की क्षमता, यानी एक बार टारगेट लॉक हो जाए तो उसे कोई नहीं बचा सकता। भारत ने अब जो ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसका 6 बार टेस्ट कर लिया है और सक्सेसफुल हुआ है ट्रायल। और ये DRDO ने बनाई है, ये भारत के अंदर ही बनेगी और इसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड बनाएगा। और इसके अंदर बड़ी खसूसियत ये है कि ये 100% एरियल टारगेट को हिट करता है। इसकी रेंज 3 से 30 किलोमीटर है और इसकी जो स्पीड है वो 4.7 मैक है। इसका मतलब साउंड से 4.7 गुना ज़्यादा है। और इसका एक्यूरेसी जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, 95%, ऑलमोस्ट 100%। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके पास है, इसके पास सेल्फ ट्रैकिंग सिस्टम है और ये एरियल टारगेट्स को 100% हिट करेगा। और इससे जो ये पाकिस्तान को बेरफ्तार ड्रोन्स मिल रहे हैं टर्की से, उनके अगेंस्ट ये इस्तेमाल किया जा सकता है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के परीक्षण के दौरान कई तरह की अलग अलग परिस्थितियों को क्रिएट किया गया और देखा गया कि मिसाइल हर परिस्थिति में सफलतापूर्वक टारगेट को पूरा कर पाती है या नहीं। इस दौरान लॉन्ग रेंज, मीडियम एल्टीट्यूड, शॉर्ट रेंज, हाई एल्टीट्यूड मैन्यूवरिंग टारगेट, लो रडार सिग्नेचर, क्रॉसिंग टारगेट्स और 2 मिसाइलों को एक के बाद एक दागकर टारगेट के बचने और खत्म होने की समीक्षा की गई। दिन और रात दोनों परिस्थितियों में टेस्टिंग कर QRSM की ताकत को आंका गया। हर परीक्षण में पास होकर QRSM ने यह साबित किया कि उसकी तूफानी रफ्तार और अचूक प्रहार से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत की रक्षा की तैयारियों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। भारत और चीन न सिर्फ पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटने पर सहमत हो गए हैं, बल्कि पूर्ण शांति बहाली के लिए दोनों ओर बने अस्थायी और बाकी ढांचों को भी ध्वस्त करने पर हामी भरी गई है। चीन और भारत के बीच में बातचीत का दौर फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2 सालों तक तल्ख रिश्तों के बाद भारत और चीन फिर बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। कुछ दिन पहले ही पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए दोनों सेनाओं ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई। अब दोनों देशों के बीच न केवल पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटने पर सहमति बनी है, बल्कि पूर्ण शांति बहाली के लिए दोनों ओर बने अस्थायी और बाकी ढांचों को ध्वस्त करने में भी दोनों देश तैयार हो गए हैं। जिन जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ है वहां पर अभी नो पेट्रोलिंग जोन बन गए हैं, यानी जब तक दोनों देश मिलकर कुछ रास्ता नहीं निकाल लेते तब तक इन चारों जगहों पर 1 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक का एरिया नो पेट्रोलिंग जोन है, यानी यहां कोई गश्त नहीं करेगा। जून 2020 में एक कोर कमांडर मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सारा डिसएंगेज और डी एस्केलेशन। डिसएंगेज मतलब मिलिट्री जो कॉन्वॉयज या टैंक्स या जो भी है उसको निकालेंगे। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 16वीं बैठक हुई थी। उसी में शांति बनाए रखने के लिए पीछे हटने का फैसला हुआ।
2 साल बाद इस बड़ी पहल ने बड़ी तल्खी को काफी हद तक कम करने का काम किया। अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट होने वाला है और कहा जा रहा है कि उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। चीन ने अभी तक इस पर मुहर तो नहीं लगाई, लेकिन अटकलें तेज हैं कि फिर बातचीत की टेबल पर आया जा सकता है। अभी सिर्फ डिसएंगेजमेंट हुआ है, अब जो बात होगी वो डी एस्केलेशन को लेकर होगी। इसका मतलब है कि दोनों देशों के सैनिक और सैन्य साजो सामान वापस अपनी पुरानी पोजीशन में वापस लौट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।